कल मैं आपको मैप दिखाने वाली थी तो बीच में ही स्टॉप हो गया था तो दिखा नहीं पाई थी। तो चलिए आज हम लोग एडिटेरिया वाला सॉरी ये हम लोग दिस्ट्री वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिहार का जो मैप है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आपका पश्चिम में क्या है, यूपी है, उत्तर में नेपाल है जो आपका कंट्री वाइज से सटा हुआ है। अगर बात किया जाए पूरब की तो पूरब में क्या है, तो आपका बंगाल है। उसके अलावा जो आप 3 स्टेट को देख सकते हैं टच करता है आपका बंगाल से। उसके अलावा आप देखिए क्या है कि झारखंड जो है एकदम आपका दक्षिण में है। अगर बात किया जाए एकदम पूरब वाले पश्चिम वाले एरिया को तो कैमूर हो गया आपका, और आपका रोहतास हो गया जो आपका साउथ में भी थोड़ा सा पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा कि कैमूर जो है वो झारखंड से टच नहीं होता है। यहाँ पे आइए ऊपर में हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा जो नेपाल से टच करने वाला जो आपका राज्य है, ज़िला है, वो आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। देखिए शिवहर जो है वो टच नहीं करता है नेपाल से, ये आप याद रखेंगे। सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, और 7 जो है वो एरिया जो है वो आपका ज़िला जो है वो नेपाल से टच होता है, ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं। अगर बात किया जाए तो शिवहर जो है वो टच नहीं करता है, ठीक है, किससे, तो नेपाल से। उसके अलावा आप जो उत्तरी नेपाल से जो आपके ज़िले बिहार के जो ज़िले जो है वो टच करते हैं, तो वो देख सकते हैं कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और आपका जो है किशनगंज है। किशनगंज जो है ये आपका क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि एकदम लास्ट में क्या है, तो कटिहार एकदम पूरब में पड़ता है। जो आपको बताया भी गया वो था, यहाँ पे जो है वो रोहतास है, कैमूर में चूना पत्थर वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। और जो आपका जहानाबाद जो एरिया है वो क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पटना जो है, ये सब आप नाम, समस्तीपुर हो गया, दरभंगा जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे बहुत सारी चीज़ों, दरभंगा में देखते हैं। बेगूसराय भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। बरौनी जो है वो आपका बेगूसराय में ही पड़ता है। उसके अलावा लखीसराय, जब आप बंगाल आएंगे तो लखीसराय वाला एरिया पड़ता है। उसके अलावा मंदार जो हिल है वो आप देख सकते हैं जमुई वाले रीजन में। उसके अलावा जो है आपका खड़गपुर की पहाड़ी, मुंगेर में हमने पढ़ा था। जमुई जो है वो जब बंगाल आएंगे ना तो आपका जसीडी के पास के वाले एरिया को कवर करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये बांका हो गया। इस तरह से ये सारे आप देखिए जिला जो आपके बिहार में है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, उसके अलावा आपका भोजपुर हो गया, कैमूर हो गया, आपका बक्सर हो गया, ये क्या होता है, तो यूपी से लगते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया है ऑलरेडी, आप इसको एक बार देख लेंगे। उसके अलावा जो है ये तो आपने देख लिया। चलिए अब यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे सेक्शन को देखते हैं जो हम जलवायु पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम आज जो सेक्शन देखेंगे वो अध्याय 6 होगा, और दृष्टि का जो है वो बिहार स्पेशल है। जो आज हम लोग करने वाले हैं वो बिहार और जलवायु मृदा के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से बिहार एंड देयर क्लाइमेट्स एंड ऑल्सो सॉइल आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह की जलवायु जो है बिहार की है। किसी भी स्थान की वातावरण को दीर्घकालिक स्थिति को जलवायु के माध्यम से समझा जाता है। अगर किसी भी स्थान की वातावरण को दीर्घकालिक स्थिति की जलवायु के माध्यम से जान सकते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा है। अगर बात किया जाए तो बिहार की जलवायु जो है वे भी अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय विविधता जो है वो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि सामान एक ही तरह का है, ऐसा नहीं, विविधता तो है बिहार में भी। एक ही समय में बिहार के कुछ क्षेत्र जल प्लावित रहते हैं, जबकि जो है दूसरा जो भाग है वो सूखा का प्रकोप होता है। जैसे आपका उत्तरी बिहार को देखेंगे और दक्षिणी बिहार जो होता है सूखा, और उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से भरा रहता है, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियाँ जो है वो आपके नेपाल से आती है और आपके उत्तरी बिहार को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। बात किया जा रहा है कि इस प्रकार की विविधता है वो जलवायु द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है, जिसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ भी यहाँ की मृदा पर भी पड़ता है, ठीक है। अगर जैसी मृदा होगी, जलवायु होगी, वैसी मृदा वहाँ की होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं
जलवायु क्या होता है यहाँ पे पहले देखते हैं। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? तो मानसूनी प्रकार की। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी बिहार का अक्षांशीय विस्तार के आधार पर जो है इसकी जलवायु बिहार की उपोष्ण जलवायु कही जाती है। ठीक है, यहाँ की जलवायु में है महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ पे की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। उसके अलावा पूर्वी भाग जो है बिहार का आर्द्र और पश्चिम भाग जो है वो आर्द्र शुष्क जलवायु है। अगर आप बिहार का मैप देखा है अभी तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे जो है इस तरह से जो बनता है, तो आपका पूर्वी भाग ये पूरब हो गया और ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो ये क्या होता है? आर्द्र शुष्क हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका पूरब वाला जो एरिया है वो क्या है? आर्द्र है। ठीक है, ये आर्द्र हो गया, ये अर्ध शुष्क इसको बोलेंगे, आर्द्र शुष्क नहीं। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का जो उत्तरी भाग है CWG, यानी किसके वर्गीकरण के अनुसार? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण जो किया गया है वो आपका उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को AW जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। तो CWG जो है वो उत्तरी बिहार को और दक्षिणी बिहार क्या है? तो AW के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार की जलवायु जो है वो आपका निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। तो बिहार की जलवायु को जो आपके कारक है वो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, उसके अलावा बंगाल से इसकी निकटता, उसके अलावा ग्रीष्मकालीन तूफान और आपका क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण हो गया, ये पश्चिम मानसून की जो क्रियाशीलता बिहार में बिल्कुल देखने को मिलती है। ठीक है, आप देखिएगा कि अगर आपका बंगाल में अगर मौसम ठंडा होता है या बारिश होता है तो उसका कुछ जो ज़िला बिहार में है वो भी आपका जलवायु चेंज होता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। बिहार में टोटल जो है वो 3 ऋतुएं है। ठीक है, आपकी कितने ऋतु हैं? तो 3 ऋतु हैं। उसके अलावा देखिए कि आपका मार्च से लेकर के जून, यानी जो पिछले मंथ ख़त्म हुआ, तो मार्च से लेकर के जून जो है ग्रीष्म ऋतु के रूप में जाना जाता है बिहार में। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इस समय तापमान में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। और क्या होता है कि यहाँ मई का महीना सर्वाधिक गर्म माना जाता है। कहाँ पे? तो बिहार में। उसके अलावा बताया जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या है कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण, कहाँ पे? तो बंगाल के खाड़ी में जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बिहार के पूर्वी क्षेत्र में हिस्से में क्या होता है? बारिश होती है। यानी बंगाल में जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आती है तो क्या होता है कि बिहार के पूर्वी क्षेत्र में, आप देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका बिहार का मैप, ये तो बहुत अजीब बन गया है। ये देखिए, ये इस तरह से आप जो है थोड़ा सा तिरछा करते जैसे देखेंगे। ठीक है, ये उठा हुआ है ना ऐसे करके, तो आप देखते हैं कि ये पूरा में जो है बंगाल है। तो ये बंगाल, तो ये क्या होता है? बिहार का ये पूर्वी एरिया पड़ा, तो पूर्वी हिस्से में बारिश होती है। इसी वर्षा को क्या कहते हैं? तो नॉर्वेस्टर कहते हैं, क्योंकि बंगाल में अगर असर देखा गया तो ये पूर्वी बिहार के पूर्वी एरिया में भी आपको असर देखने को मिलेगा। बिहार का जो सबसे गर्म स्थान जो है गया ज़िले में है। ठीक है, तो ये आप जानेंगे। उसके अलावा अगर वर्षा ऋतु की बात की जाए तो वर्षा ऋतु जो है वो मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर तक है। ठीक है, क्या है? तो मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर तक जो है वर्षा ऋतु है। आपका देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानसून का आगमन अगर बिहार में होता है तो जून से होता है। ठीक है, यानी मानसून अभी आ चुका है, कहीं कहीं बारिश नहीं हो रहा लेकिन सारी जगह बारिश देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप देखिए जुलाई अगस्त में अत्यधिक वर्षा होती है। आपका अगला क्या बोला जा रहा है कि बिहार में अगर वर्षा होती है तो मुख्यतः किधर से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। यानी भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार में भी वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ की औसत वार्षिक जो वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर होती है। अगर औसत एवरेज बारिश की बात की जाए बिहार में तो 125 सेंटीमीटर होती है। उसके अलावा आपका बात किया जा रहा है क्या कि यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपके किशनगंज ज़िले में होती है और सबसे कम वर्षा जो होती है पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। यानी पटना अगर देखेंगे तो यहाँ आपका साउथ बिहार को देखेंगे
तो क्या होगा कि यहाँ पे त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस राज्य में क्या है कि मानसून प्रत्यावर्तन का काल जो है मध्य अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। ठीक है, आप अगर इम्तियाज अहमद का देखेंगे तो उसमें एमसीक्यू के रूप में भी है और इसमें भी हम लोग करने वाले हैं, जो टोटल 15 प्रश्न भी है, देख लेंगे उसको। अगर अगर शीत ऋतु की बात की जाए तो नवंबर से फरवरी तक का जो है वो टाइम होता है शीत ऋतु का। क्या होता है? तो शीत ऋतु का होता है। इस ऋतु में क्या होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफानों से झंझावातीय वर्षा होती है। यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न वाले जो चक्रवाती तूफान है वो किस तरह के झंझावत मतलब साउंड से आता है। ठीक है, और शीत ऋतु कब माना जाता है? तो आपका नवंबर से लेकर के फरवरी तक है। ठीक है, हालांकि बंगाल में उतना जो है ठंडा नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह जो है वर्षा की रबी फसल के लिए लाभदायक होता है आपका शीत ऋतु। उसके अलावा बोला जा रहा है कि अगर शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा अगर देखा जाता है बिहार में तो जनवरी का महीना होता है। और करीब करीब क्या होता है कि औसत न्यूनतम तापमान क्या होता है बिहार का, तो इस समय आपका 7.5 सेंटीग्रेड आपके आसपास आपको देखने को मिलेगा। कब? तो शीत ऋतु यानी आपका ठंडा के टाइम में। चलिए हम लोग देख लेते हैं सॉइल या मिट्टी के बारे में कि बिहार की किस तरह की सॉइल है। इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि जिस तरह से 68 आए हैं तो हो सकता है कुछ भी मतलब डिफरेंट पूछा जाए। तो देखिए, बिहार जो है वो सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पे यहाँ की जो मृदा है उसको 3 भागों में क्या किया गया, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। आपका बिहार के उत्तरी मैदान की मृदा हो गई, गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा हो गई, गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा हो गई और दक्षिण पठार की मृदा हो गई। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के मृदा आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो थोड़ा सा मैं दूर कर देती हूँ, आपको क्लियर फॉन्ट दिखेगा। हाँ, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदान की जो मृदा है उसमें बात की जा रही है कि गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली जो मृदा होती है वो किस तरह की होती है। वो मृदा जो है जड़ोड़ या अपोड़ प्रकार की होती है, यानी दोनों बोलते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में क्या होता है, तो उत्तरी मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में देखेंगे तो अभ्रक, लोहा अयस्क, क्वार्ट, फेल्सपार जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और गंगा के उत्तरी मैदान में क्या होता है, 3 प्रकार की मृदा प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी अगर गंगा मैदान को देखेंगे तो ये क्या होता है कि 3 प्रकार की मृदा जो होती है उत्तरी मैदान में पाई जाती है। देख लेते हैं जो भी आपका पॉइंट है, तो ये कौन कौन सी है। तो देखिए, दलदली या फिर तराई क्षेत्र की मृदा जो बोलते हैं, दलदली बोलिए चाहे तराई बोलिए, आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं, बट इस बुक में जो है वो इसी तरह का लिखा हुआ। ठीक है, देखिए ये क्या है कि यहाँ जो है मिट्टी बिहार की उत्तरी क्षेत्र से, जो उत्तरी सीमा से पश्चिम चंपारण की पहाड़ी के साथ साथ क्या होता है किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है। यानी अगर देखा जाए तो हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग बिहार का मैप बनाएं तो इस तरह से मैप बनाते हैं। अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैप बना, तो ये क्या उत्तरी सीमा, यानी उत्तरी सीमा जो है आपका पश्चिम चंपारण से की पहाड़ियों के साथ साथ जो किशनगंज, एकदम लास्ट में किशनगंज हमने देखा था ना बारिश वाला, तो ये क्या होती है, तो 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी आपको देखने को मिलेगी, चौड़ी पट्टी के देखने के लिए मिलेगी। और ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी होती है यहाँ की। उसके अलावा जो है ये कलर क्या होता है, तो हल्का पीला और भूरा रंग की ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा पाई जाती है। क्या होती है, तो आपको अगर जलोढ़ मिट्टी में देखा जाए तो इस जो मिट्टी होती है तो कंकड़ ये तथा रेत की मात्रा अधिक मिलती है। इस मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, मध्यम श्रेणी की होती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए खादर या नवीन जलोढ़ को देखेंगे, तो नवीन जलोढ़ है आपका क्या है, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। खादर या नवीन जलोढ़ की बात जो की जा रही है, तो ये सहरसा पूर्णिया वाला जो एरिया होता है के कोसी क्षेत्र में सर्वाधिक जो होती है वर्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। किस तरह की खादर या नवीन जलोढ़ मृदा की बात की जाए, सहरसा और पूर्णिया क्षेत्र के, पूर्णिया जिलों में जो है वो खादर और नवीन मृदा मिलेगी देखने को।
उसके अलावा जो है यहाँ की मिट्टी क्या होती है, काफ़ी उर्वर होती है और आपका जो है इसमें आपकी गेहूँ, आपका चावल, धान जो है, जूट की खेती होती है और इसका रंग क्या होता है, तो आपका गाढ़ा तथा काला होता है। चलिए हम लोग सहरसा और पूर्णिया को भी देख देखिए यहाँ पे जो है सहरसा है, आपका पूर्णिया है, तो ये वाली क्या हो गई, तो नवीन जलोढ़ मृदा हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है गेहूँ, उसके अलावा देखिए किशनगंज से सटा हुआ भी है, उसके अलावा जो है आपका गेहूँ, धान, उसके अलावा आपका कपास भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समझ गए। अभी देखते हैं बलसुंदरी मिट्टी को देख लेते हैं, ठीक है, कि बलसुंदरी मृदा क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यह क्या होती है, पुरानी जलोढ़ यानी बांगर मिट्टी होती है। तो आपकी बांगर मिट्टी बोले या फिर पुरानी जलोढ़ जो होती है वो बांगर के नाम से भी जानी जाती है और बलसुंदरी मिट्टी को ही बांगर मिट्टी भी बोलते हैं। और इसमें चूने की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 30% से अधिक होती है। इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय तथा रंग हल्का भूरा, गहरा भूरा तथा सफ़ेद होता है। यानी बलसुंदरी मिट्टी की बात की जाए तो भूरा होगा, गहरा भूरा होगा और सफ़ेद होगा। उसके अलावा अगर ये बात किया जा रहा है तो ये क्या है, तो आपका पूर्णिया के जो आपके दक्षिण में बात किया जा रहा है कि बलसुंदरी मिट्टी जो मृदा होती है पूर्णिया के दक्षिण भाग से शुरू होकर सहरसा, ठीक है, उसके अलावा दरभंगा, ऊपर चले जाइए मुजफ्फरपुर जो है कि दक्षिण भाग और समस्त तथा समस्त सारण जिला, यानी आप आ जाइए पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम वाले एरिया में आ जाइए। और आपका जो है चंपारण के दक्षिण पश्चिम, यानी चंपारण अगर यहाँ पे है ऊपर में, अगर आप देखिए तो क्या है, तो आपका दक्षिण पश्चिम वाला एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, बलसुंदरी मिट्टी हो गई। उसके अलावा अगर बात किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि इस मृदा के जो क्षेत्र में है आम की, इस मृदा के क्षेत्र में क्या होता है, आम होता है, लीची, केले के बागान मुख्य रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के लिए जाना जाता है। और बलसुंदरी मिट्टी जो होती है वो फसल के लिए कौन कौन से जानी जाती है, तो धान, गेहूँ, मक्का, ईख और तंबाकू जो है बलसुंदरी मृदा में आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा को देख लेते हैं। ये भी क्या, दक्षिण मैदान भी जो है, गंगा के दक्षिण मैदान में भी जो है वो 3 प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी, तो ताल मिट्टी भी कहा है, तो गंगा के दक्षिण वाले एरिया में मिलती है। तो चलिए ताल मिट्टी को देख लेते हैं। यहाँ भी बोला जा रहा है कि यह मिट्टी गंगा के दक्षिण तट पे क्या होता है कि आपका 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में जानी जाती है। कौन सी मिट्टी, तो आपकी ताल की मिट्टी, जो ताल के नाम से क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे जानी जाती है, तो कितना चौड़ा है, तो 8 से 10 किलोमीटर ये चौड़ी पट्टी है। आप अगर गंगा के दक्षिण पार्ट को देखेंगे तो यह महीन से मोटे कणों वाले धूसर रंग की मिट्टी है, ठीक है। यह महीन से मोटे कणों वाले धूसर रंग की मिट्टी है जो काफ़ी उर्वर होती है। यह मिट्टी रबी की फसल के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है। यानी ताल की जो मिट्टी होती है रबी की फसल के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। उसके अलावा देखिए आपका जो है वो पुरानी जलोढ़ या कैवाल जिसको बोलते हैं, तो आप साउथ बिहार में, दक्षिण बिहार में देखेंगे ना, तो देखिए आप रोहतास हो गया, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्रों में आप पुरानी या फिर कैवाल मिट्टी को देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे गहरे पीले और भूरे रंग की मिट्टी होती है या कलर में। उसके अलावा इसमें जो जल ग्रहण की क्षमता बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा देखी गई, अत्यधिक होती है, यानी पुरानी जलोढ़ या कैवाल मिट्टी में। कैवाल मिट्टी जो होती है वो प्रकृति में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। इस इस मिट्टी में क्या बोला जा रहा है कि उर्वर शक्ति जो होता है अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी काफ़ी ये फर्टाइल होता है ये मिट्टी। कौन सी, तो आपका पुरानी जलोढ़ या कैवाल मिट्टी। बलथर मिट्टी देखिए, बलथर मिट्टी कहाँ है, तो आपका दक्षिण बिहार में ही हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर जिस स्थान से छोटा नागपुर का पहाड़ी क्षेत्र शुरू होता है, इस मृदा का संकीर्ण स्थित है, ठीक है। इस मृदा का संकीर्ण क्षेत्र स्थित है। अगर बात किया जाए तो बलथर का, ठीक है। बलथर मृदा में क्या होता है, रेत तथा कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बलथर मृदा में रेत या फिर अगर बात किया जाए तो कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका रंग क्या होता है, पीला तथा लाल होता है बलथर मृदा का। इस मिट्टी की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। इसमें कुर्था, अरहर और आपका कुर्थी, आपका जैसे कुर्थी,
उसके अलावा अरहर, ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है किसमें, बलथर मृदा में। ठीक है, अगर बिहार के दक्षिण पठार की मृदा को देख लेते हैं, यानी यहाँ जो आपको सॉइल ऑफ साउथर्न प्लेटू इन बिहार को अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो सॉइल है वो दो प्रकार की है। कौन कौन सी है, तो ये देखिए, जो लाल और पीली मृदा हो गए, उसके अलावा लाल बालू का युक्त मृदा आप देख सकते हैं कहाँ, दक्षिण पठार की मृदा बिहार में। ठीक है, आप इसमें देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो लाल एवं पीली मृदा जो होती है वो किस तरह से होती है, तो देखिए ये जो बनता है इस मृदा का जो निर्माण होता है लाल और पीली मृदा का, तो ये क्या होता है, आग्नेय रूपांतरित चट्टानों के टूटने से हुआ है। ठीक है, यानी क्या हुआ है, तो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें जब टूटी तो लाल एवं पीली मृदा बनी। यह मुख्य रूप से बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर और खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगर बात किया जाए तो लाल मृदा में जो होती है वो कौन से तत्व होते हैं, तो लौह तत्व की अधिकता के कारण होता है ये लाल रंग। ठीक है, लाल मृदा जो है उसमें लाल रंग के का जो कारण है वो लौह तत्व की अधिकता के कारण ऐसा होता है। अगर बोला जाए इसमें कौन सी फसल की खेती की जाती है, तो आपके मोटे अनाज और दलहन की खेती की जाती है किसमें, तो आप देखेंगे कि लाल और पीली मृदा में आपके मोटे अनाज आपको देखने को मिलेंगे साउथ वाले रीजन में। देखिए लाल बालुका युक्त मृदा की बात की जा रही, अगर कैमूर और रोहतास को देखते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है लाल बालुका युक्त मृदा। आप ये वाला आप क्षेत्र याद रखिएगा, ये जो इस तरह से जो क्षेत्र है ना बिहार का, ये पे कैमूर जिसको भभुआ और रोहतास हो गया, तो ये वाले क्षेत्र में लाल बालू का युक्त मृदा होती है। इस मृदा में क्या होता है, बालू की मात्रा अधिक होने के कारण ये अनउपजाऊ होता है। कौन, लाल बालू का युक्त मृदा। इसमें मोटे अनाज ही होते हैं, ज्वार, बाजरा और मोटे जो अनाज है की खेती की जाती है इन आपका कैमूर और आपका क्या हो गया रोहतास में। चलिए कुछ समस्याओं को भी देख लेते हैं कि बिहार में मृदा से संबंधित समस्या क्या है। तो देखिए, नदियों के प्रभाव क्षेत्र में पड़ने वाली वनस्पतियों के नष्ट हो जाने से नदियों के प्रवाह क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ टूट भी जाता है। ठीक है, ज़्यादा प्रवाह होता है नदियों का तो आदि पशु चारण करते हैं, या फिर पहाड़ी ढालों पर होने वाली जो आपकी कृषि की जाती है तो तथा अनियंत्रित जो खनन किया जाता है वो क्या होते हैं, इस राज्य की उपजाऊ मिट्टी के भूपृष्ठीय आवरण को काफ़ी हानि पहुंचाई है। अपरदन के कारण क्या हो रहा है कि नदी घाटियों में अवसादन तथा बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है। मृदा अपरदन की इस समस्या जो है से क्या हो रहा है कि बिहार का एक बड़ा भाग क्या हो रहा है कि बड़ा हिस्सा जो है आपका प्रभावित है, यानी मृदा अपरदन से। चलिए कुछ देखते हैं कि अगर बात किया जाए, देखिए ये कहाँ काम आएगा, तो जब हम मेंस राइटिंग करते हैं ना तो आपको इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि किस तरह से समस्या होती है आपका दक्षिण बिहार का, उसके अलावा उत्तरी बिहार का, तो आप इन सब चीज़ों को भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो डिटेल में पढ़े रहेंगे तो हम लोगों को एलिमिनेट करके या फिर मेंशन राइटिंग में अच्छा होगा। ठीक है ना। चलिए, बिहार में मृदा को संरक्षित करने हेतु जो उपाय जाने अपनाया जाना वाले जो उपाय हैं देखेंगे। तो पड़ती मृदा में क्या है कि पड़ती मृदा पर घास एवं पेड़ पौधे लगाकर मृदा के कटाव पर रोक लगाया जा सकता है। यानी पड़ती क्या मतलब, जहाँ पे कोई फसल नहीं हुआ तो आप वहाँ पे घास लगा दो, पेड़ पौधे लगा दो। और आप जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं कि मिट्टी के कटाव को क्या करते हैं, रोकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जड़ जो होता है, पौधे का जो जड़ होता है तो वो क्या करता है, मिट्टी को अपने पास जकड़े रहता है, इसलिए ज़्यादा मिट्टी जो है वो अपरदन नहीं हो पाती। देखिए, पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण आप कर दीजिए, जो पर्वत है उसके अलावा परिरेखीय जुताई तथा पट्टी कृषि पद्धति पर बल। ठीक है, उसके अलावा पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि कर सकते हैं। तीव्र ढलान पर अवरोधक बांध का निर्माण ताकि अवनलिका अपरदन को रोका जा सके। फसल चक्र की प्रक्रिया अपनाकर मृदा की उर्वरता को क्या कर सकते, बनाए रख सकते हैं। ठीक है, यानी मतलब एक इस बार अगर चावल रोपा तो हमने गेहूँ फिर रोका, फिर दलहन रबी फसल भी हमने रोक लिया, ऐसे करके फसल चक्र को हमने स्टार्ट करा। ठीक है, अतिचारण यहाँ पे बोल रहा है पर नियंत्रण कीजिए कि ज़्यादा पशु को आप न चराएं। उसके अलावा बोला जा रहा है कि वृक्ष रोपण के माध्यम से वायु रोधक प्रणाली का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए कि आपका परीक्षा उपयोगी जो है तो देख लेते हैं वन लाइनर फैक्ट में। बिहार में मानसूनी प्रकार की मृदा पाई जाती है और जो ऋतु की संख्या है वो ग्रीष्म वर्षा ऋतु देखी जाती है बिहार में। अगर यहाँ की मृदा की भौतिक, रासायनिक और संरचनात्मक विशेषता के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी, तो देखते हैं गंगा के उत्तरी मैदान यानी गंगा के उत्तरी मैदान हो गए, गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा हो गए और दक्षिण पठार की मृदा देखी गई है में बांटा गया है। यहाँ जो है शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है, यानी अगर शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना क्या होता है, जनवरी का होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा को दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा बोलते हैं, यानी आपका उत्तरी मैदान है जो गंगा का, तो दलदली या फिर तराई क्षेत्र की मृदा बोलते हैं। खादर या नवीन जलोढ़ बोलते हैं। बलसुंदरी मृदा में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो आपका बलसुंदरी मृदा में विभाजित किया जाता है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ताल की मृदा जो है, ताल की मृदा पुरानी जलोढ़ या फिर जो ताल की मृदा कहाँ, तो आपका साउथ वाले बिहार में जो है। उसके अलावा देखिए पुरानी जलोढ़ या फिर कैवाल मृदा भी पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं, तथा बलदर मृदा गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा का उप विभाजन करती है, यानी कहा जाए तो गंगा के दक्षिण की जो मृदा है वो उप विभाजन की जाती है, यानी ताल की मृदा हो गई, पुरानी जलोढ़ या कैवाल हो गई, और आपका बलतर जो मृदा हो गई वो आपका गंगा के दक्षिण मैदान में देखने को मिलता है। उसी तरह से बोला जा रहा है लाल और पीली मृदा जो है, लाल बालुका युक्त मृदा दक्षिण पठार की मृदा का उप विभाजन है, यानी लाल और पीली मृदा हो गए। उसके अलावा लाल बालुका युक्त जो मृदा जो है वो दक्षिण पठार की मृदा का उप विभाजन है। उसके अलावा देखिए क्या है, सबसे कम जिला गया है, तो सबसे गर्म जिला क्या है, तो गया है। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो आपकी किशनगंज में होती है। मानसून का आगमन जो है वो जून के बीच में देखा जाता है, मध्य में है, ठीक है, 15 तारीख तक मान लीजिए। उसके अलावा कैवाल यानी पुरानी जरूर मृदा जो होती है कि प्रकृति क्या होती है, तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। अगर उत्तरी बिहार की बोला जाए तो उत्तरी बिहार को कोपेन के जलवायु परिवर्तन के अनुसार जो है वो CWG में बांटा गया और दक्षिणी को AW में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये क्या है, जलवायु परिवर्तन बिहार के संदर्भ में देखेंगे। देखिए इसको हम लोग जो है अभी देख लेते हैं सारे प्रश्नों को, तो चलिए शुरू कर। यहाँ बोला जा रहा है कि बिहार में जो है वो आपकी बांगर मिट्टी मिलती है, तो बांगर मिट्टी बिहार में कहाँ मिलती है, तो ये आपका पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और आपका क्या है मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बांगर मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो बी आंसर हो गया इसका। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो अभी हमने देखा मानसूनी जलवायु पाई जाती है बिहार में। अगर बात किया जाए, तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिहार में जो है मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं हैं, तो ये आपकी 3 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती है आपकी, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो वर्षा पूछा जा रहा है, तो आपका किशनगंज हो गया, तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से बोला जा रहा है कि बिहार का सबसे गर्म जिला है, तो ये गया जो है आपका साउथ बिहार में पड़ता है, तो आपका गर्म जिला हो गया। चलिए छठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका बात किया जा रहा है कि आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पे बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आप जानते हैं कि अभी हमने डिटेल में पढ़ा भी है, तो CWG के अंतर्गत आता है और AW क्या होता है, तो दक्षिण वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना, दक्षिण बिहार की मृदा को ये बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे 6 का A आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अगला बोला जा रहा है कि आपका जो है बिहार की जलवायु के संदर्भ में बात किया जा रहा है कि बिहार की जलवायु पर किन कारक या फिर कारकों का प्रभाव पड़ता है, तो ये जो होता है उपयोग सभी होता है। हिमालय की अवस्थिति होती है, कर्क रेखा की से दूरी होती है, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता होती है, ठीक है। तो ये 7 का डी आंसर बिल्कुल
सही हो गया। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। तो गंगा के उत्तरी मैदान में अगर देखी जाए तो ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो 8 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात किया जा रहा है तो अगला क्या बोला जा रहा है कि बिहार में जो है लाल तथा पीली मृदा का क्षेत्र है। तो ये कौन सा क्षेत्र है जो लाल और पीली दोनों है, तो ये है आपका गया वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप 9 का डी याद रखेंगे। उसी तरह बोला जा रहा है तो आपका कहा जा रहा है कि अगर बात किया जा रहा है तो ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ताल की मिट्टी किसके लिए मानी जाती है, तो ये रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। तो आपका जो खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है तो ये कौन सा है, तो सहरसा और पूर्णिया जो आप देख सकते हैं, हमने देखा ना था ना, ये आपका बंगाल से सटा हुआ पूर्णिया था। उसी तरह से देखिए ये क्या है कि आपका बिहार में जो है मानसून का आगमन होता है। तो कब होता है, तो मध्य जून में, यानी 12 का सी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया। तो मृदा को कितने भागों में बांटा गया, तो ये आपका टोटल 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। चलिए, ऊपर ज़्यादा प्रश्न नहीं है, थोड़े से ही हैं। ठीक है, चलिए, बिहार में वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आपको देखने को मिलता है। तो आपका 14 का बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि बिहार में मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है। तो मानसून प्रत्यावर्तन का काल क्या होता है, तो ये मध्य अक्टूबर से नवंबर के बीच जो होता है बिहार में मानसून प्रत्यावर्तन का काल देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जितने प्रश्न थे मैंने करा दिया है। तो आप लोग आंसर भी देख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और हम लोग जो है वो क्लियर करें अपने एग्ज़ाम को। ठीक है, तो टेक केयर।